देखिए थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर है और इसको आप समझिए थोड़ा सा, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये दिया हुआ है विशेल इसमें हम लोग क्या करते हैं, थर्मो का डायनेमिक्स में पढ़ते हैं, अर्थात हीट का वर्क में या वर्क का हीट में। तो वही लिखा हुआ है द प्रोसेस, देखिए पेन से आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ देखिए वी शैल स्टडी द प्रोसेस वेयर वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। देखिए वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या हीट को भी कन्वर्ट में। अब देखिए एग्जांपल लीजिए, विंटर में, ठंडा के समय में क्या होता है, वी रब आवर पाम्स टुगेदर, हम लोग अपने हाथ को रगड़ते हैं तो क्या आप गर्म महसूस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्क हुआ तो हीट में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन इसका रिवर्स आप कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है स्टीम इंजन में। देखिए स्टीम इंजन में क्या होता है, हीट के द्वारा क्या करते हैं, पिस्टन को मूव करते हैं और इससे क्या होता है, चक्का नसता है। स्टीम इज यूज टू डू इज फुल वर्क इन मूविंग द पिस्टन विच इन टर्न रोटेट द व्हील्स ऑफ द ट्रेन। तो देखिए यहाँ दो बात समझना है आपको कि अगर वर्क डन के द्वारा आप हीट में कन्वर्सन कर सकते हैं, जैसे पाम को रगड़ने से हीट पैदा हो गया, और हीट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पिस्टन को मूव कराते हैं और ये चक्का को नचाता है। तो देखिए दोनों तरह का कन्वर्सन है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग कन्वर्सन के बारे में ही पढ़ते हैं और जो प्रोसेस होता है जो हीट को गाइड करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप एक जगह आप इसको बोल सकते हैं स्टडी लॉज द गवर्न थर्मल एनर्जी, है ना। ये क्या करता है, दो काम करेगा यहाँ पर कि गवर्न करता है थर्मल एनर्जी के बारे में, है ना। किसके बारे में स्टडी करते हैं, गवर्न थर्मल एनर्जी, और ये थर्मल एनर्जी का कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में ये गाइड करेगा। तो ये बात समझना होगा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसको डिफाइन करने के लिए कुछ नोशन की जरूरत है, संकेत का, जैसे टेम्परेचर हुआ, वर्क इट इज़ केयरफुली, हिस्टोरिकली इट लुक अ लॉन्ग टाइम टू द प्रॉपर्टी कंसेप्ट ऑफ हीट, है ना, बिफोर मॉडर्न पिक्चर। इस समय तो आपको कुछ लाइन में नहीं रखा है। अब देखिए यहाँ पर ऑन कॉन्टेक्ट बिटवीन अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी, द फ्लूड कॉल्ड कैलोरिक फ्लूड फ्रॉम द कोल्डर टू द हॉटर बॉडी। देखिए ऑन कॉन्टेक्ट बिटवीन ए हॉट बॉडी एंड ए कोल्ड बॉडी, द फ्लूड कॉल्ड कैलोरिक फ्लूड फ्रॉम द कोल्डर to the hotter body. This is similar to what happens when horizontal pipe connects two tanks containing water up to different heights. The flow continues until the levels of water in the two tanks are the same. देखिए कैलोरी भी उसी तरह का बात है, हीट फ्लोज अंटिल द कैलोरी लेवल्स द टेम्परेचर इक्वल। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होगा तो कैलोरी का फ्लो होता रहेगा। उसी प्रकार एग्जाम्पल दिया सकता है कि दो अलग अलग टैंक है और दोनों में वाटर लेवल अलग है, तो जब तक वाटर लेवल सेम नहीं होगा तब तक उसमें फ्लो होता रहेगा, है ना। तो इसी बात को यहाँ पर दोहराया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट इसका पैराग्राफ देखते हैं। The picture of heat as fluid was discarded in favor of the modern concept of heat as a form of energy। यहाँ पर एक बात और समझना है, हीट क्या हो गया, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये यहाँ पॉइंट नोट करना है आपको। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन द कन्वर्सन was due to the Benjamin Thompson, also known as Count Rumford, in 1798. He observed the boring of brass cannon generated a lot of heat, indeed enough to boil water. More significantly, the amount of heat produced depended on the work done by the horses employed for turning the drill, but not on the sharpness of the drill. देखिए यहाँ बता रहा है कि जो ड्रिल होता है वो ड्रिल के शार्पनेस पर डिपेंड नहीं करता है, उसमें कितना वर्क डन आप किए उसको रोटेट कराने में, ये महत्वपूर्ण है। इन कैलोरी पिक्चर शार्पनर ड्रिल वुड स्कूप आउट मोर हीट फ्लूड फ्रॉम द पोर्स, बट दिस वाज नॉट ऑब्जर्व्ड। ए मोस्ट नेचुरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज दैट द हीट वाज फॉर्म ऑफ एनर्जी।
मैंने आपको ये समझना है, ये जो एग्जांपल्स दिया जा रहा है तो इसमें आपको ये मार्क करना है कि हम लोग वर्क के द्वारा हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात हीट तो एनर्जी ना तो पैदा होता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस कन्वर्सन की बात की जा रही है। जस्ट यहाँ पर देखिए उसका जो आप एग्जांपल जो दे रहे हैं उसको यहाँ पर देखिए लिखा है, मोस्ट नेचुरल एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन वाज दैट हीट वाज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म फ्रॉम वर्क टू हीट। देखिए यहाँ पर ये समझना है, बस यही बात समझना है। जितना भी ऊपर का एग्जांपल जो दिया जा रहा है तो ये मार्क करना है कि वर्क के द्वारा हीट या हीट के द्वारा वर्क, ये समझना है। तो ये कनेक्ट भी है W इक्वल टू जे से। जे क्या है आपका, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं इसको, इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है, इसको कहते हैं ना, ये ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर समझना है कि देखिए H कैलोरी है, H कैलोरी और ये W जूल, वर्क डन जूल में, तो ये कनेक्ट करता है ये W इक्वल टू जे से। अर्थात ये बताता है कि हीट और वर्क क्या है, दूसरे से कनेक्टेड है, ये बात मार्क करना है। अब देखिए दूसरे पन्ना में हम लोग आते हैं, यहाँ पर स्पष्ट और कर दिया है कि थर्मोडायनेमिक्स से, देखिए यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्सन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ स्पष्ट किया है इसको। और फिर देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक साइंस है, ये माइक्रो नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है। अर्थात ये बल्क सिस्टम को डील करता है एंड डज नॉट गो इनटू द मोलिकुलर कंस्टिट्यूशन ऑफ द मैटर। अर्थात जैसे काइनेटिक सिर्फ गैसेज है उस तरह का नहीं है। जैसे आपका माइक्रोस्कोपिक में क्या हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड कंपोजिशन हो गया, इस तरह का। तो ये मोलिकुलर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही रहेंगे, है ना। इट्स कंसेप्ट एंड लॉज वेर फॉर्मुलेटेड इन द 19th century बिफोर द मोलिकुलर पिक्चर ऑफ मैटर वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। डिस्टिंग इन्वॉल्व द रिलेटिवली फ्यू माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, है ना, बाय द कॉमन सेंस एंड कैन बी यूजुअली मेजर्ड। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी एंड ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूशन ऑफ द गैस, द डिस्टेंस काइनेटिक थ्रू गैस। मैंने काइनेटिक थ्रू गैसेज में हम लोग को पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक जो लेवल होता है यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस ऑन द अदर हैंड अवॉइड्स द मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑल टुगेदर। इंस्टेड द स्टेट ऑफ गैस इन थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफाई द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स सच एज, देखिए फिर जो हम बोले प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, वही चीज़ है, यही पर ध्यान देना है आपको। और तो इसमें कोई बाकी सब एग्जांपल्स और ये सब किया था। नॉट कंसर्न विद द मोशन ऑफ द सिस्टम एज होल, इट कंसर्न विद द इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द बॉडी। अब देखिए मोशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, इंटरनल होगा लेकिन माइक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रोस्कोपिक नहीं होगा। फिर एग्जांपल दिया है कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, व्हाट चेंज इन मैकेनिकल स्टेट ऑफ द बुलेट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इन ए पार्टिकुलर, नॉट इन टेम्परेचर। देखिए हम लोग वहाँ जैसे बुलेट अगर गन से छोड़ा जाता है तो वहाँ हम लोग क्या मोशन का एनालाइज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ भी केवल बात करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस तरह की बातें करेंगे। वही बार बार कहना चाह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक ही हम लोग स्टडी करेंगे। टेम्परेचर इज द रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द थर्मल डिसोर्शन मोशन ऑफ द बुलेट, नॉट टू द मोशन ऑफ द बुलेट एज अ होल। देखिए सारा चीज़ वही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें हैं, ये जो लिखा हुआ है आपका। जैसे देखिए एक सिस्टम है, मान लीजिए से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि से द सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट इफ द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स दैट कैरेक्टराइज द सिस्टम डू नॉट चेंज इन टाइम। अब देखिए एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को आप समझिए कि अगर मान लिया जाए कि कोई कंटेनर है, कंटेनर में गैस रखा हुआ है और ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है। अब देखिए ये अगर इसको इंसुलेटिंग वाल से अगर कोटेड कर दिया जाए तो इधर का हीट इधर नहीं जाएगा और ना इधर का हीट इधर जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो होगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये जो है
इस इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इन अ गैस इनसाइड अ क्लोज रिजिड कंटेनर कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग विथ फिक्स वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन डू नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। इसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मल नहीं बोला जा रहा है, थर्मोडायनेमिक, ये बहुत मार करना है। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जस्ट उसी को हम लोग ले, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ए और बी दो अलग अलग सिस्टम है जिनमें गैस फील्ड है। अब इसका अलग है P1 मान लीजिए, V1 है, T1 है, M1 है। इसका ले लीजिए P2 है, V2 है, T2 है, N2 है। और ये आपका इंसुलेटिंग, ये चारों तरफ जो है इंसुलेटिंग है देखिए, और ये भी इंसुलेटिंग है, और ये भी इंसुलेटिंग है देखिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये इधर से भी हीट नहीं जाएगा ना इधर से हीट जाएगा, लेकिन ये टाइम के साथ ये क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। टाइम के साथ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंतर्गत ही रखेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंतर्गत ही रखा जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए ये इंसुलेटिंग हम रख दें, ये अगर मान लिया कि इंसुलेटिंग हम रख दें, ये चारों तरफ इंसुलेटिंग रख दें, बी में यहाँ लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिस्टम ए एंड बी टू गैसेज सेपरेटेड बाय एन एडियाबेटिक वाल एंड एन इंसुलेटिंग दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट। दूसरा में देखिए लिखा हुआ है द सेम सिस्टम ए एंड बी सेपरेटेड बाय ए डायथर्मिक वाल, ए कंडक्टिंग वाल दैट अलाउज द हीट टू फ्लो फ्रॉम वन टू द अनदर इन केस थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अब देखिए जस्ट हम लोग जो ऊपर बात कर रहे थे, अब इसको आप देख लिए, यहाँ पर टाइम के साथ तो कांस्टेंट था, लेकिन अब देखिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये डायथर्मिक वाल है। डायथर्मिक वाल का मतलब क्या होता है, द वाल विच एलॉज टू पास द हीट, है ना, ये हीट को जाने देगा ये। तो यहाँ एक्चुअली होगा कि P1 V1, लेकिन बाद में T तो सेम हो जाएगा, P2 V2 पहले रहा होगा, मान लीजिए कि एक और वैल्यू दे दे P1 डैश V1 डैश P2 डैश V2 डैश, चूँकि इसके कारण ये भी इफेक्टेड होगा। तो अब देखिए टेम्परेचर जब दोनों का सेम होगा तो ये हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर टेम्परेचर अगर सेम होता है तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ये दोनों का वैल्यू टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होता है तो इसको क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिकल कहेंगे, इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये थोड़ा सा अंतर है समझने में ना, ये बात समझना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लिए थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। अब हम लोग बात करते हैं जीरोथ लॉ के बारे में। जीरोथ लॉ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीरोथ लॉ बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर जीरोथ लॉ को देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए तीन सिस्टम है गैस का, तीन सिस्टम है, ए है, ये इधर बी है, इधर सी है। यहाँ देखिए ये क्या है, एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक वाल है ना, ये समझना है। और ये डायथर्मिक वाल है, ये आपका डायथर्मिक वाल है। देखिए इधर से हीट जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, लेकिन इधर से नहीं जा सकता है, ये आपका बाउंड्री क्रॉस है। तो यहाँ पर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि TA बराबर क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा, और TB बराबर क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि TA बराबर TB हो जाएगा। तो इसको ही हम लोग कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक रूल बन गया है कि व्हेन टू सिस्टम A and B are separated by an adiabatic wall, while both system A and B are separated by system C with a diathermic wall. After some time, A and B reaches to C in thermal equilibrium. So A and B also reach in thermal equilibrium. तो आप देख सकते हैं, तो जब ए और बी जब बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ। इससे हम लोग को टेम्परेचर का डिफिनेशन मिलता है। क्या मिलता है, पूछा जाए अगर आपसे कभी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या मिलता है, तो लिखेंगे गिव्स डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर।
डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पर, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर।